सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब बात होगी, मैं खुशामदीद, मैं हूं तलहा जतोई। पाकिस्तानी मीडिया का वाहिद प्रोग्राम जब बात होती है खुलकर हकायक पर, और वही बात जो पाकिस्तानियों के दिल की बात हो, और तमाम तर इशूज़ पर बात करते हैं बोल न्यूज़ नेटवर्क के चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब। आज हम बड़े अहम इशूज़ पर नजर डालेंगे। हम बात करेंगे मुल्क की सियासत की, एक हलचल सी मची हुई है, क्या होने जा रहा है। GIT जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बनाई गई, उसका रिजल्ट क्या निकला और कौन कौन से जावियों से तहकीकात की गई। लेकिन उससे भी बढ़कर टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है हमारी, एड्स, HIV, ये वो मरज है जिसे लाइलाज कहा जाता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया भर में इस मरज पर काबू पाया जा रहा है। पाकिस्तान में क्या हालात हैं, किस तरीके से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कौन से मुहर्रिकात हैं इसके पीछे, तफसीलन टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फैसल साहब, तमाम तरह हम इशू से पहले एक इंटरनेशनल इशू है जो बहुत बड़ा इशू है, आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। दुनिया की तारीख का, अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन, सबसे बड़ा वफाकी मुलाजमीन फेडरल एम्प्लॉइज का एहतजाज स्ट्राइक उनकी जारी है। $5.7 अरब की दीवार बनाने की बात करते हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिस पर जो बाकी उनकी पार्टी है, रिपब्लिकन है, वो राजी नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस राजी नहीं हो रही, जिसकी वजह से दीवार नहीं बन रही। लेकिन ये दीवार इतनी जरूरी क्यों है फैसल साहब के तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन, तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक इस वक्त अमेरिका में जारी है? तलहा, ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्राइक जारी रही, जो यानी कि आज रिकॉर्ड टूट गया है, 23वां दिन मुकम्मल हो गया इस स्ट्राइक का, और तकरीबन अमेरिका के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी का अमला है उसने स्ट्राइक की हुई है। अब कहा ही जा रहा है कि कुछ एयरपोर्ट्स बंद भी हो सकते हैं। इसके पेश नज़र अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं, और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने के बाद की सूरत हाल में वो फिर हैंडल करेंगे तमाम चीज़ों को। लेकिन मैक्सिको के साथ ये वॉल ज़रूर बनेगी, और ये वॉल इसलिए बनाना ज़रूरी है कि वहाँ से जो तेज़ी से लोग आ जाते हैं अमेरिका के अंदर उनको रोका जा सके। न सिर्फ मैक्सिकन्स बल्कि बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस भी मैक्सिको से अमेरिका के अंदर दाखिल होते हैं। ये एक उनके सियासत के अंदर एक बड़ी हलचल सी है, और अमेरिका के अंदर वेदर भी इस वक्त बहुत ही अजीब रुख इख्तियार कर गया है, ख़ासतौर पे वाशिंगटन के अंदर। अब ये जो सिनेरियो, जिस सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ रहा है अमेरिका, अगर इमरजेंसी लगती है तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने फैसले के ऊपर अटल हैं। 8 लाख से ज़ायद वर्कर्स जो फेडरल वर्कर्स हैं, वो उन्हें तनख्वाहें नहीं मिली, वो अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हो गए। तला और सोचने वाली बात है कि इस तरह और कितना वक्त गुजर सकता है। इस पर आपको हम सुनवाना चाहेंगे कि साबिक इस वक्त जो मौजूदा सदर है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मुबशर चौधरी साहब, आप चेयरमैन अमेरिका के, आपको हम वेलकम करेंगे शो में और डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पहले अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान क्या दिया इस हवाले से, जरा सुनिए। The other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, absolutely. डॉक्टर मुबशर चौधरी साहब, वेलकम टू अब बात होगी। जिस सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, वो ये है कि क्यों ये दीवार इतनी जरूरी है कि अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन हो गया, सबसे बड़ी स्ट्राइक हो गई, लेकिन इस दीवार से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हट रहे, क्यों डॉक्टर मुबशर चौधरी? देखें, मैं आपको आज अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। मैं आज आपको और अपनी कौम को, पाकिस्तानी कौम को और अपने मुल्क को, पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा एंगल है कि जो यहाँ के लोगों को समझ आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को और गवर्नमेंट को और अवाम को नहीं पता। आज मैं आपके वो गोश्त गुजार कर रहा हूँ कि देखें, मैक्सिको की दीवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 एंगल से ज़रूरी है। एक एंगल तो ये है कि आपके अमेरिका के अंदर जितना वर्कर है, जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, 90% प्लस वर्कर जो है वो मैक्सिकन वर्कर है, जो आपकी सड़कें बनाता है, जो आपकी बिल्डिंग बनाता है। गोरों के अंदर वो दम नहीं है कि वो यहाँ की गर्मी या यहाँ की सर्दी झेल सके। तो आप ये बात समझ लें कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो मैन पावर है। अब दूसरा एंगल क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं कि बहुत सारी
जो कॉन्वर्सेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, जो रशियन प्रेसिडेंट है, वो सीक्रेट रखी गई और उनको हदफ कर दिया गया रिकॉर्ड। और इस चीज का केस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप ये देखें कि रशियन इन्फ्लुएंस जो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो क्या करवाना चाहता है, वो किस चीज का बदला लेना चाहता है। जब वो अफगानिस्तान से निकला था, जब पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी और ये वॉर लड़ी थी अमेरिका के लिए, तो हमें उसके बाद अकेले छोड़ दिया गया। ये आपकी सेक्रेटरी टू स्टेट हिलरी क्लिंटन कह चुकी है, बिल्कुल कह चुकी है। डॉक्टर मुबशिर साहब, आपने 2 पॉइंट बड़े नए बताए जो शायद इस तरह से किसी ने पहले नहीं बताए। अब होगा क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप है ये प्रेशर के अंदर कर रहे हैं या एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि जो लोकल है, अमेरिकन लोकल गोरा, उसको तो ये अच्छा लग रहा होगा ना कि मैक्सिकन नहीं आ सकेंगे और मैक्सिको के रास्ते से इंडियन बड़ी तादाद के अंदर इलीगल आते हैं, वो नहीं आ सकेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, अच्छा। ये इलीगल इमिग्रेंट का है। अच्छा, दिस इज नॉट, ये उसको बनाया गया है। और दूसरा, यहाँ का जो गोरा है, आप देखें, ये अभी चंद दिन पहले की बात है कि प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो कि डाई हार्ड कोर रिपब्लिकन, उन्होंने इस डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दिया है कि यू लीव द मुस्लिम लीडर्स अलोन एंड लेट देम डू देयर वर्क। ये बहुत बड़ी बात है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके वालिद मरहूम जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश, ये दोनों पिछली दफा जो ओबामा का जो सेकंड इलेक्शन हुआ था, उसमें वोट दे चुके हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। ये इससे बड़ी चेंज और आप क्या देख सकते हैं? अच्छा, आप इमरजेंसी देख रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि मैं इमरजेंसी लगा दूंगा, तो इमरजेंसी की कैफियत में क्या होगा? वैसे आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इमरजेंसी लगा सकते हैं और फिर उसके जरिए फिर ये जी वो सब कुछ कर सकता है। देखें, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो सब कुछ कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप इज कमिटेड टू रूल दिस कंट्री इन फ्रैंक वर्ड एंड ओपन वर्ड। व्हाई आई से दैट? देखें, आप इस एंगल को देखें कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट के जो 8 लाख मुलाजमीन, जो कि उनमें से मेजॉरिटी फ्री काम कर रहे हैं, बहुत सारे तो घर बैठे हैं, मेजॉरिटी फ्री काम कर रहे हैं। मुझे जो खदशा है वो ये है कि सबसे पहले जो स्टेप उठाया जाएगा वो ये है कि आपके बॉर्डर्स जो है ना वो सील कर दिए जाएंगे, ताकि आपके वो जो देखें ना कितनी देर अमेरिकन बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे इमरजेंसी लगा के। आप ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि अमेरिकन बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे अगर इमरजेंसी लगाते हैं। मुझे इसका खदशा है। अच्छा, मुझे इसका खदशा है। देखें, मेरा अपना एक ट्रैवल है पाकिस्तान में करीब होने वाला। आप देखें, मैं अगर पाकिस्तान आता हूँ तो मैं वहाँ स्टक हो गया, तो आप देखें ना मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो ट्रैवल है वो आपका बंद हो गया। इमिग्रेशन देखें ना, बॉर्डर के ऊपर कौन बैठा है? इमिग्रेशन वाले बैठे हैं। जब आपके इमिग्रेशन वाले नहीं होंगे तो आपकी फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, सारा कुछ। लेकिन उसके लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी सक्सेस हुई है डेमोक्रेट्स को, वो ये हुई है कि नैंसी पेलोसी वॉन द हाउस, और हाउस ऑफ कांग्रेस में बिल पास हो गया है और $1.3 बिलियन का जो फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को दिया जाएगा ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सकें, फंड्स दिया जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है, जो सेनेट के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। देखिए, सेनेट अभी भी रिपब्लिकन पार्टी का है। सेनेट के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है वो इसीलिए डाला जा रहा है, और हम इस चीज के विटनेस हैं कि नैंसी पेलोसी की लीडरशिप में और जो दूसरे डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छा रास्ता सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुबशिर चौधरी, चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका। पूरी गुफ्तगू को सुनने के बाद क्या हम समझते हैं कि अमेरिका के हालात मजीद ख़राब होने जा रहे हैं या आप एक्सपेक्टेड है कि बेहतरी आएगी आपके नज़र? देखिए, डॉक्टर मुबशिर चौधरी ने एक ऐसा एंगल दिया जो शायद इससे पहले सोचा नहीं जा रहा था, लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। साबिक एम्बेसडर जो पाकिस्तान में अमेरिका के थे, वो आज एक तकरीब में, एक सेमिनार के अंदर उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की कहते हैं जो शायद वो जो वोटर है उसके लिए होती हैं, या वो मूड के हिसाब से कह रहे होते हैं, उसका डिप्लोमेसी से, उसका रिलेशंस कंट्री टू कंट्री शायद नहीं रहता। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी तो जाहिर है बॉर्डर्स बंद हो जाएंगे अमेरिका के, और जिस तरफ अमेरिका बढ़ रहा है वो ख़तरात की तरफ बढ़ रहा है इंटरनली।
बड़े सारी डेवलपमेंट्स अमेरिका में हो रही है। इंटरनेशनल सूरत हाल के बाद कुछ नेशनल पॉलिटिक्स का फैल साहब जिक्र करते हैं। हम बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और वफाकी वज़ीर इत्तलात की, तो इमरान खान साहब ने सिंध के दौरे का ऐलान किया है। फवाद चौधरी साहब ने भी ऐलान कर दिया है 15 तारीख को वज़ीर इत्तलात और 25 जनवरी को वज़ीर आज़म सिंध के दौरे में इत्तेहादियों और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। क्या होगा इनका टारगेट फैसल साहब, क्यों आ रहे हैं ये सिंध? देखिए, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो जब चाहें आ सकते हैं, उन्हें कोई रोक तो नहीं सकता। वो पहले से ऐलान करेंगे कि मैं 25 तारीख को 25 जनवरी को आऊँगा, यानी कि अब से भी तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद वो तशरीफ़ लाएंगे, 10 दिन के बाद तशरीफ़ लाएंगे। उन्हें तो रोज़ाना आना चाहिए। वो नवाज शरीफ तो नहीं है कि वो टोटल अपने टेन्योर के अंदर 17 बार कराची आए और एक रात भी नहीं रुके। इमरान खान को ज़्यादा आना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी से ज़्यादा मिलना चाहिए। यहाँ के जो उन्होंने वादे किए हैं वोटर्स के साथ, उस पर इम्प्लीमेंट के लिए आगे मीटिंग्स करनी चाहिए। लोकल क़यादत जो PTI की, उसके साथ बैठना चाहिए। बड़ा गैप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आना चाहिए। तो इससे लेकिन जो आप एंगल आप उठा रहे हैं, वो यहाँ आने के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, उनके जो लीडर्स हैं, GIT में उनके नाम है, ECL में उनके नाम आए हुए हैं, करप्शन के मामला हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारे मामला हैं, और उनके इत्तेहादी चाहते हैं कि इमरान खान यहाँ आएँ और बैठकर बात करें। क्या कोई ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आगे पीछे हो, या उनको टफ टाइम दिया जाए, उसके लिए कोई एक जो गैप है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की जाए? कोई माने नहीं माने, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एज अ पार्टी भी वो इस वक्त अंडर प्रेशर है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो काम किया है, जो रिपोर्ट उसकी आई है, सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट आई है, किस किस जावियों से, किस किस एंगल से काम किया है, कितने कितने लोग, किस किस तरह के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो किसी न किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के करीब रहे हैं, उनके दोस्त अहबाब हैं, उनके पार्टी वर्कर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो ये प्रेशर में तो ज़रूर है। अब इसमें GDA का अपना एक किरदार है। ज़ाहिर है GDA कोशिश कर रही है किस तरह से पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला जाए, जो उनसे जगह ली गई है उस जगह को वापस लिया जाए, साथ में MQM को भी शामिल कर लिया जाए और PTI शामिल होकर कोई ना कोई ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए। लेकिन ये इंतहाई मुश्किल है। होगा क्या, वो यहाँ आएंगे, गपशप लगाएंगे, घोटकी में जाएंगे, जलसा करने का सोच रहे हैं। घोटकी के अंदर PTI को वेलकम करने की उसमें है महर बरादरान। अब कराची के अंदर मीटिंगों के चक्कर में पीर पगारा एंड कंपनी वो भी कोशिश कर रहे हैं, यूनिसाइम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिवली रोल प्ले करें और ऐसा रोल प्ले करें जिसके अंदर पीपल्स पार्टी को इस प्रेशर में पीछे और धकेला जाए और थोड़ी सी जगह निकाल के अपने लिए स्पेस बनाया जाए। पीपल्स पार्टी पे जो प्रेशर है GDA उससे किस तरह आ रही है और ये प्रेशर और कितना बढ़ने वाला है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू होगी। लेकिन आपको सुनवाना चाहूँगा वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या कहा, सुनिएगा। मैंने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। अलीमा आपा के लिए अलहदा कानून है और फरियाल बीबी के लिए अलहदा कानून है। यही वो दोहरा तजाद है जिसका हमेशा हम लोग कहते रहते हैं। हमारे मेयर साहब इलेक्टेड हैं, कोई सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड वजीर आजम साहब जरूर हैं, लेकिन हमारे मेयर साहब इलेक्टेड हैं। नासिर हुसैन शाह साहब ने वाज़ेह कर दिया कि अदी फरियाल के लिए कोई और कानून है, अलीमा आपा के लिए कोई और कानून है। फैसल साहब, ये जो कानून की तशरीह हर जगह अलग हो रही है और ये जो गहमा गहमी चल रही है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नासिर हुसैन शाह की हमने सुनी, इसे आप कैसे देखते हैं? नासिर शाह साहब बहुत खूब बात करते हैं और बड़ी लॉजिक के साथ करते हैं, लेकिन आज उनकी लॉजिक उस तरह से नहीं आई। फरियाल तारपुर साहिबा तो बड़ी पावर के अंदर रही हैं, पावर के अंदर हैं, सियासत के अंदर हैं, जलसे करती हैं, अहकामात देती हैं, सारे मामला करती हैं, बहुत मीठी गुफ्तगू करती हैं, लेकिन बहरहाल वो सियासत में। इमरान खान की जो बहन है वो सियासत में नहीं है, वो किसी जलसे में नज़र नहीं आई। वो एरिया के वज़ीर आज़म जब ओथ ले रहे थे तब भी वो वहाँ मौजूद नहीं थी, किसी एक्टिविटी के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो सियासत में हों तो फिर जाहिर है फिर बहुत सारे ओहदे होते हैं, बहुत सारी पावर होती है, अहकामात होते हैं, फैसले सही गलत हो सकते हैं और उसमें करप्शन से मुतालिक बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। लेकिन अलीमा खान से मुतालिक ये इल्ज़ाम वैलिड नहीं है। नासिर शाह साहब ने कह ज़रूर दिया है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साथ ही ये जो एक रिफ्ट वाली पोजीशन है ना, जिसमें PTI चैलेंज कर रही है मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को, इसमें हम एक दंगल देख रहे हैं जिसका हमने कल भी जिक्र किया था। लेकिन कोई भी इस मुल्क के लोगों की बात, उनके इशूज़, उनके मसाइल, उस पर बात करने को तैयार नहीं है। वो फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बात करने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले छेड़ नहीं रहे हैं कि हुकूमत ने हेल्थ के शुबे में क्या किया, तालीम के शुबे में क्या किया, और जाहिर है मुस्लिम लीग नून वाले डिफेंसिव, उनके लीडर्स अंदर हैं, वो बड़े परेशान हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो पाकिस्तानीज़ के जो इश्यूज़ हैं उन पर बात नहीं हो रही, आपस की पॉइंट स्कोरिंग पर बात हो रही है, जो कि तला अच्छी बात नहीं है। लेकिन GIT ने जो एक हलचल मचाई हुई सिंध के अंदर,
उससे लोग परेशान है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है, सियासतदान परेशान है, मिनिस्टर भी परेशान है, चीफ मिनिस्टर सिंध भी परेशान है। JIT को तफसीलन डिस्कस करेंगे फैसल साहब, लेकिन एक और प्रॉब्लम यह है कि सिंध के इशूज़ को डिस्कस आती हैं। वज़ीर आज़म आ रहे हैं, वज़ीर इत्तलात आ रहे हैं, GDA मुतहर्रिक है, MQM भी अपने मुतालबात लेकर सामने खड़ी है, लेकिन कराची ने बड़ी तादाद में मैंडेट PTI को दिया है, इवन दो सिंध से नहीं आया। कराची के लिए आप क्या होते हुए देख रहे हैं और वज़ीर आज़म पर और उनकी टीम पर कितनी जिम्मेदारी है कि जिसमें कराची के अंदर एक एहसास महरूमियत से दूर किया जाए? बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया है तलहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ PTI ने जो एग्रीमेंट किया और हुकूमत में आने के बाद उस एग्रीमेंट के ऊपर उस तरह से अमल दरामद नहीं किया, उसके ऊपर MQM परेशान है और वो बार बार रिव्यू कर रही है कि अब क्या किया जाए। इतनी मजबूत हुकूमत नहीं है PTI की कि अगर MQM अपने रिवायती स्टाइल के अंदर नाराज़ हो, खफा और गवर्नमेंट से बाहर आ जाए, अपने वोट से हटा ले, तो PTI के गवर्नमेंट के लिए परेशानी हो सकती है। और आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि चंद वोट का मामला है और चंद वोट इधर भी हो सकते हैं और इधर भी हो सकते हैं। और इस वक्त भी मुसलसल पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि इमरान खान ने कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं के साथ बैठ के किए, उनके साथ मुआहिदा किया, इस्लामाबाद में की और बार बार करते रहे, उसके ऊपर अमल दरामद हो। कराची के मेयर को पैकेज मिलना चाहिए। वो जो बात करते रहे कि मैं कराची को लंदन और न्यूयॉर्क के सतह का मेयर देखना, सोचना, समझता चाहता हूँ कि उसके पास इतनी पावर्स हो, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अमन व अमान से मुतालिक भी चीज़ों को देखना चाहिए। MQM बार बार कह रही है कि उनके रहनुमाओं के पास वो सिक्योरिटी नहीं है जो सिक्योरिटी होनी चाहिए। एक उनके साबिक रहनुमा, साबिक MNA शहीद किए गए हैं, अली रज़ा आबदी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो MQM अपने आप को अलग फील कर रही है। PTI ने कराची से मैंडेट ले लिया, मैंडेट के बाद वो डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। पानी का मसला हो, सफाई का मसला हो, मेयर वाले मामलात हों, तो अकेलापन है और अकेलापन जाहिर है उस वक्त तक रहेगा जब तक इमरान खान अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फैसल साहब, बलूचिस्तान में भी कहा जा रहा है कि PTI अपनी ग्रिप खो रही है और अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करती जा रही है और चंद सीटों का मामला जिस तरह आपने कहा, तो बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए प्लीज़। बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जाम कमाल साहब ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और उनकी पर्सनैलिटी ज़रा शफाफियत के साथ है, लोगों के साथ हम्बलनेस के साथ बात करते हैं। उनको तजर्बा है, उनके वालिद CM थे, उनके दादा भी CM थे और वो वफाकी वजीर भी रहे पिछले गवर्नमेंट के अंदर। तो वो कोशिश ये करते हैं कि चीज़ें उस तरह से ना जाएं। असल मामला है कि वो ट्रांसपेरेंसी वाला जो एक एलिमेंट लेकर आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी ने पैसे कैसे खाए, पिछली हुकूमतों के अंदर पैसा कैसे इस्तेमाल हुआ, उसकी पूछगछ कर रहे हैं। और जब भी कोई पूछगछ करता है एज अ CM लीडर बलूचिस्तान का, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। साथ ही हमें ध्यान में रखना चाहिए बलूचिस्तान के अंदर 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, सारी दुनिया की नज़रें उनकी तरफ हैं, बहुत सारे इदारे उसके ऊपर मुतहर्रिक हैं, CPEC बड़ी तेज़ी से वहाँ पर आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर सब ये समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनके हिस्से में भी आना चाहिए, कोई ठेका उनके हिस्से में भी आना चाहिए। अब देखिए जामा कमाल साहब सबको मुतमईन रखते हैं या कोई गड़बड़ हो सकती है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो जिस कैरेक्टर के आदमी हैं, जिस तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जितने मुतहर्रिक हैं, वो बलूचिस्तान की सूरत हाल को संभाल लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बताएंगे हम जिस प्रेशर का जिक्र कर रहे थे फैसल साहब कि पीपल्स पार्टी प्रेशर में है, उस प्रेशर की सबसे बड़ी वजह है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, JIT की रिपोर्ट। उस JIT में क्या था, कितने जावियों से तहकीकात हुई, कितने समन जारी हुए, कितने गवाह हैं, तफसीलन आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब बात होगी में वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेशर में है, सब जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में भी ऐसी कुछ बातें कही जा रही है और वजह बताई जा रही है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट, JIT की रिपोर्ट। फैसल साहब, क्या है ऐसा इस रिपोर्ट में जो इतना प्रेशर आ गया साबिक सदर के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर? शायद किसी पाकिस्तानी ने इस तरह ना सोचा हो कि कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला करेगी, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, वो इतनी हाई लेवल होगी और वो ऐसी तहकीकात करके बहुत सारे जावियों से तहकीकात करेगी और वो ट्रांजैक्शन पकड़ लेगी और ऐसा गैंग पकड़ने में कामयाब हो सकती है जिसके अंदर बिजनेस कम्युनिटी, बैंकर, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार और बहुत सारे ऐसे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों जिनके दरमियान नेटवर्क होगा और उनकी जो ट्रांजैक्शन होंगी वो हज़ारों के अंदर होंगी। जैसे कि JIT ने बताया कि 24,500 के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें तकरीबन 42 अरब 37 करोड़ रुपए
पाकिस्तान से बाहर गए हैं। अच्छा, ये चूंकि जो भी रिपोर्ट देख रहा है, जो भी JIT की रिपोर्ट देख रहा है, वो हैरान रह जाता है। और ब्यूरोक्रेसी के अंदर मैंने बहुत सारे लोग परेशान देखे हैं, वकला हजरात हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक नेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें सबूत साथ हैं। हमने जो पिछले JIT थी उसके अंदर गुफ्तगू थी, तहकीकात थी, लेकिन उसमें सबूतों के साथ मामला ज़रा कम थे। इसमें तो तमाम चीज़ें, बैंक्स की जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी रसीदें, लोगों के स्टेटमेंट, जिनको बुलाया गया वो, तो तकरीबन कहा जा रहा है कि 28 मुख्तलिफ जावियों से JIT को बनाया गया है और उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब वो देख रही है, उनके मेंबर्स जब देख रहे हैं, तो घबराहट का शिकार है। जाहिर है ट्रायल कोर्ट के अंदर जाके तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट होगा और उसमें टाइम लगेगा, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि जिसने भी थोड़ा बहुत 19-20 किया है, ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के, वर्क्स एंड सर्विसेज के और दीगर महकमों के रहे हैं, उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा और नाम ECL के अंदर हैं, बाहर निकल नहीं पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम ECL में नहीं है, लेकिन वो घबराहट का शिकार हैं और बुरी तरह घबराहट का शिकार है। इस JIT में कितने जाविये थे, ये तो फैल साहब ने बताया। किन किन को समन जारी हुआ और कितने गवाहान इसमें थे, रिपोर्ट देखिए। जाली अकाउंट्स केस में खरबों की तफसीलात को व्हाइट कॉलर क्राइम की तारीख का सबसे मुनफरिद और मुश्किल केस कहा जाए तो भी ये गलत न होगा। तहकीक में 28 मुख्तलिफ जावियों से रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें 885 समन जारी किए गए। साथ ही 767 अफराद और गवाहान शामिल हुए। तहकीकाती टीमों ने 924 कंपनीज और 11,500 बैंक अकाउंट्स पर हर अंदाज से तफ्तीश की, जिसमें 59 मशकूक अकाउंट्स और 24,500 कैश तरसीलात करने वाले अकाउंट्स भी शामिल हैं। यहाँ एक और हैरान कर देने वाली तहकीक से पता चला कि 32 जाली बैंक अकाउंट्स ऐसे भी सामने आए जिनके जरिए 42 अरब 37 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये मुअम्मा कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे मकड़ियों के जाल से ज्यादा उलझा हुआ केस था। इस व्हाइट कॉलर क्राइम में पढ़े लिखे काबिल तरीन अजहान समेत बैंकर्स, सिविल सर्विसेज पास करने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन से लेकर अंगूठा छाप तक शामिल थे। अजब क्राइम की इस गजब दास्तान में बहुत से मुआविन किरदार भी खुलकर सामने आ गए, जिसमें सरकारी महकमों के मुलाजमीन, सियासतदान, बैंकों के सरबराहान, सनतकार, ठेकेदार, जराइम पेशा अफराद और निजी इदारों के अफराद को भी शामिल किया गया। इस JIT ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े करप्शन के मामले को सामने लाकर ये भी साबित कर दिया है कि अगर निजाम आजादाना हैसियत में काम कर रहा हो तो बड़े से बड़े जराइम पर गिरफ्त डालकर उसे बआसानी रोका जा सकता है। 32 जाली बैंक अकाउंट्स, 42 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, अंगूठा छाप से लेकर बैंकर और सरकारी मुलाजमीन जो CSS क्लियर करके बड़े रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं, PSP ऑफिसर्स होते हैं, वो तक इसमें मुलव्वस है फैसल साहब। लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस JIT को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है और मानने से इनकारी है और कह रही है कि ये जानिबदारी का मुजाहरा किया गया इस JIT में। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कही जा सकती हैं कि उनका ये पॉइंट ठीक है, जैसे कि वो FIA के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर, इंक्लूडिंग जो उनके सरबराह हैं FIA के बशीर मेमन साहब, उनको बायस करार देते रहे हैं कि FIA के अंदर ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से मुताल्लिक बाइस्ड हैं। तो वो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट में बात गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो नजब मिर्ज़ा थे उनको तब्दील कर दिया, दूसरे साहब लगा दिए, तो उसका जवाब ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहरहाल बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात कहती रही। ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर जो ऑफिसर शामिल रहे वो अपने अपने महकमे के नंबर 1 ऑफिसर्स में शुमार होते हैं और अच्छी शौहरत के हैं, अच्छी शौहरत के। FIA को हटाइए, FIA के अंदर वैसे तो सारे लोग मानते हैं, चीफ जो पाकिस्तान साकिब निसार कहते हैं कि बेस्ट ऑफिसर हमने दिया है JIT के अंदर, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी नहीं मानती। लेकिन पीपल्स पार्टी को जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इस रिपोर्ट के अलावा जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो और क्या हो सकता है, वो जाहिर है कि उनके खिलाफ फैसला आया है इसके अंदर और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। वैसे वो कानूनी हैसियत भी उस तरह से नहीं मानते जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब मामला आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियरिटी के साथ आएंगी। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें से एक अद्दी
अद्दी वो वाली अद्दी नहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जिन्हें अद्दी कहा जाता है, लेकिन एक और साहब है उनको अद्दी भाई कहा जाता है, बहुत बड़े कानून दान हैं, बड़े ज़बरदस्त वो रखते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये जो रिपोर्ट है, और एक और एक्सपर्ट है अली रज़ा साहब, वो ये 2-3 इस तरह के एक्सपर्ट हैं जो बड़े घुसे में सारे मामला में, वो कहते हैं कि इस JIT से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबूतों के साथ ये डॉक्यूमेंट बनाया गया और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 73 के आइन के बाद जिस पे पाकिस्तान चल रहा है। अगर करप्शन से पाक करना है पाकिस्तान को, मनी लॉन्ड्रिंग से पाक करना है, तो फिर इस डॉक्यूमेंट को हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए और इर्द गिर्द देखना चाहिए कि और कौन कौन से लोग इस तरह के जराइम के अंदर मुलविस हैं। लेकिन जो भी इसके अंदर, इस सर्किल के अंदर मुलविस है, वो आइडेंटिफाई हो गया है और वो चार्ट की शक्ल में आ गया। तलहा परेशानी की बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे जाविये हैं जो अभी आना बाकी हैं। लेकिन फैसल साहब, आपकी ये बात सुनने के बाद हर पाकिस्तानी आपसे ये पूछना चाहता है कि अगर आइडेंटिफाई हो गया तो पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, पकड़ा कब जाएगा, जेल के पीछे कब जाएगा, पैसे वापस कब आएंगे? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है आपसे इस वक्त। देखिए, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो काम दिया था उसने काम करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस वक्त में वो रिपोर्ट्स ली, उसके बाद वो तमाम चीज़ें भेज दी। ECL में नाम डाले गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कुछ नाम निकलवा दिए, कुछ नाम रहने दिए। मुराद अली शाह साहब का नाम, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम, आसिफ ज़ारी साहब से मुतालिक नाम तो अभी तक है। अब वो चले गए नैब में। अब चीज़ें जैसे से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि तहकीकाती इदारे जो हैं पाकिस्तान में जो इस मामले को देखेंगे, वो FIA है, FIR दर्ज करता है, आगे जाके नहीं करता है, इसी मामले को इस तरह चलने देता है। नैब है, नैब ने इन सारे मामलात को देखना है, तो पाकिस्तानियों को इस चीज़ के हवाले से इंतज़ार करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत चलेंगी चीज़ें। यहाँ बैंकिंग कोर्ट कराची के अंदर ये ऑलरेडी मुकदमात चल रहे हैं, वहाँ मुल्ज़िमान ज़मानत के ऊपर हैं, कुछ मुल्ज़िमान जेल के अंदर हैं, कुछ मुल्ज़िमान हॉस्पिटल के अंदर हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन बहरहाल मामला चल रहा है, मामला रुका हुआ नहीं है, घबराहट का शिकार है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स से गेज किया जा सकता है कि मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे हैं, नफीसा शाह साहिबा क्या कह रही हैं, निसार खोड़ो साहब क्या कह रहे हैं, खुशी शाह साहब क्या कह रहे हैं, नासिर शाह साहब क्या कह रहे हैं। सारे के सारे शाह साहिबान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुसलसल जवाब दे रहे हैं। वहाँ से फवाद चौधरी जवाब दे रहे हैं। तो सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर चीज़ें आगे बढ़ेंगी और ऐसी बढ़ेंगी कि हमें इंसाफ देखने को मिलेगा। एक ब्रेक के बाद होगी टॉप सीक्रेट। पाकिस्तान में जानलेवा मरज HIV एड्स तेजी से फैल रहा है, कैसे, क्यों, कहां? तफसील इस ब्रेक के बाद। एक मूजी मरज है जानलेवा, पाकिस्तान में मुसलसल फैल रहा है, जिसका नाम है HIV एड्स। हर साल 20,000 पेशेंट्स HIV एड्स के पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं। कुल इन पेशेंट्स की तादाद 1.5 लाख के करीब है। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध में इस वक्त 56,000 एड्स के पेशेंट हैं जो कि मुसलसल फैल रहे हैं। कोई काम नहीं किया जा रहा इन पेशेंट्स की रोकथाम के लिए, इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, इनकी सेटलमेंट के लिए, इनकी ट्रीटमेंट के लिए, और ये मरज बआसानी फैल रहा है। फैसल साहब, क्यों हुक्मरान खामोश हैं? इतना खतरनाक मरज फिर भी हुक्मरान लगे हुए हैं पॉइंट स्कोरिंग के अंदर। मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि गवर्नेंस मैनेजमेंट वीक है, पूरे पाकिस्तान में वीक है, सिंध में ज़्यादा वीक है, बलूचिस्तान में वीक है। फोकस नहीं है चीज़ों के ऊपर। लोग मर रहे हैं, बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, फंड्स हड़प किए जा रहे हैं, फंड्स का पता नहीं चलता कहाँ चले गए हैं। फोकस नहीं है, और फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर है कि उसने ये बयान दिया, हमने इसका जवाब दिया, इसने ये बयान दिया, उसने उसका बयान दिया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। हम हेल्थ के शोबे के अंदर, एजुकेशन में, पीने के पानी में, मुख्तलिफ चीज़ों पर नहीं आ रहे। लेकिन एड्स वाला मामला बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त रिपोर्टेड हैं पाकिस्तान में जो HIV पॉजिटिव हैं। मामला यह है कि इस पे पैसे मौजूद हैं, फंड्स मौजूद हैं, दुनिया परेशान है, और पाकिस्तान में कोई हुकूमत भी उस तरह से काम नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 11वां साल है। सिंध के अंदर 56,000 से ज़्यादा एड्स के मरीज सिंध के अंदर हैं, देहातों के अंदर हैं, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से काम नहीं हो रहा। मेरी कोशिश थी मिनिस्टर या हेल्थ सेक्रेटरी को आज मदऊ किया जाए, कोशिश की, लेकिन अजरा पेचीहू साहिबा वो वक्त नहीं निकाल सकी, उनके पास से जवाब भी नहीं आया। हेल्थ मिनिस्टर हैं, आसिफ ज़ारी साहब की बहन हैं और बहुत अच्छी खातून है, अगर वो इस पे बात करती आती तो सामने आएगा, लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम के अंदर वो आएँ और बात करें। लेकिन मामला ये है कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नेंस मैनेजमेंट वाला जो विजन है वो नहीं देखते। हम देखते हैं फंड्स ख़त्म हो जाते हैं, हम मरीजों का वो इलाज नहीं देखते। ये एक हैबतनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है सिंध के अंदर, और जो रिपोर्ट है वो तो डरा देने वाली, खौफ में मुबतला कर देने वाली है। हैदराबाद के ब्यूरो हेड इरफान अराई ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए नजर डालते हैं।
सिंध के देहात तो देहात, शहर भी खतरनाक जानलेवा बीमारियों से भरे पड़े हैं। अरबों खरबों रुपए के बजट हजम किए जाते रहे हैं, लेकिन मजबूर मिस्कीन गरीब शहरियों का इलाज सिर्फ फाइलों में ही नजर आता है। बोल की तहकीकात के मुताबिक 56,000 से जायद सिंध के शहरी HIV एड्स जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं। हमारे IBBS सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोई 1.5 लाख लोग HIV से का शिकार हो चुके हैं। सिंध में ये एस्टिमेटेड तादाद 56,000 है। सिंध एड्स प्रोग्राम के तहत जारी बजट हजम हो रहा है। शहरी और देही इलाकों में एड्स के मरीजों की तादाद चंद सालों में सैकड़ों से हजारों तक जा पहुंची है। सरकारी तौर पर 56,000 बच्चे, खवातीन और मर्द सामने आए, जिनमें 15,000 के करीब HIV क्लिनिक में रजिस्टर्ड हो सके। एड्स या HIV जो है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। शुगर और डायबिटीज की तरह के मरीज आया उसको दवाई दी जाए, ये एक फैमिली इशू होता है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलती है, तो उसके बड़े समाजी प्रॉब्लम्स हैं। सिंध के देही इलाकों में एड्स के मर्ज में तशवीशनाक इजाफे ने आम आदमी को खौफ में मुब्तला कर दिया। मिट्ठू, हाजियानो, सोमरचंद और मटियारी में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो चुके। जो वजूहात है यहाँ फैलने की, उसकी सबसे बड़ी वजूहात, जो बुनियादी वजूहात है, वो गुर्बत और इफ्लास है। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 11 सालों से सिंध में तसलसल के साथ हुकूमत में है और सेहत का महकमा भी जिन अहम शख्सियात के मातहत होता है, लेकिन फिर भी बजट खत्म हो जाता है और हकदारों के हाथ कुछ नहीं आता। जो 1.5 लाख अफराद पाकिस्तान में HIV पॉजिटिव हैं, उनमें से सिर्फ 1,35,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलती, जिन्हें नहीं बताया जाता कि उन्हें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है जिससे ये मरज फैले ना। फैसल साहब, 1,35,000 लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, सिर्फ 16% लोगों को ट्रीटमेंट मिल रही है। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए तलहा, अलार्मिंग तो है ही है और खौफनाक हद तक है। सारी दुनिया पाकिस्तान में 2 अमराज से मुताल्लिक बहुत परेशान है। एक है पोलियो, दूसरा है HIV एड्स। और हम ये देख रहे हैं कि ये मर्ज़ जो है वो फैलता है, उसके मुख्तलिफ तरीक़े हैं, उसमें शऊर की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने बड़ी मासूमियत से कह दिया, गुर्बत ही नहीं, हुकूमत की गवर्नेंस, मैनेजमेंट और आप जैसे डॉक्टर्स को जो कैंपेन मिलती है उसमें आप लोगों की उस तरह से मेहनत करना, साथ ही जो सियासी लोग हैं उनका लोगों को आगाह रखना, सिर्फ और सिर्फ वोट लेना काम नहीं है, अपनी पॉलिटिकल सेटअप के ज़रिए लोगों को आगाह रखना कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जाए। अब ये जानलेवा बीमारी है, इससे वापस निकलना बहुत मुश्किल है। पूरी ख़ानदान इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। ये इसमें वो जो एक निगलिजेंस है वो काबिल माफ़ी नहीं, वो मतलब वो काबिल माफ़ी कैसे करार दी जा सकती है। हम देखते हैं किसी भी लीडर की ज़बानी हम इस तरह की नहीं देखते कि वो अपने लोगों को शऊर दे, अपने लोगों को समझाए, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन जो वो गाँव गोठों में जाएं, वो शहरियों को बताएं, वो हॉस्पिटल में जाएं, वो चीज़ चेक करें, वो बजट चेक करें, वो अद्वियात चेक करें, वो डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं उनको चेक करें। जब भी गुफ्तगू करेंगे सब अच्छे की रिपोर्ट आएगी, लेकिन हर चंद महीने के बाद फिगर्स मल्टीप्लाई होती जा रही है। सन 1930 में अफ्रीका के जंगल से एक बांदर से शुरू होने वाली बीमारी आज दुनिया भर में फैली हुई है। दुनिया ने उस पर काबू पा लिया अवेयरनेस के जरिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के जरिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। 2010 से लेकर अब तक 45% मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और इस खित्ते में सबसे ज्यादा एड्स के मरीज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। डॉक्टर सैयद नज़ीर हैदर, फोकल पर्सन सिंध एड्स प्रोग्राम, हमारे साथ टेलीफोन लाइन मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। किस तरह कंट्रोल किया जाए, किस तरह अवेयरनेस क्रिएट की जाए, किस तरह काबू पाया जाए आपकी नजर में? बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि एड्स और HIV में थोड़ा फर्क है। HIV का मतलब है कि जिस्म में वायरस दाखिल हो गया है। एड्स आमतौर पे HIV वायरस दाखिल होने के कोई 5 से 8 साल के बाद कोई साइन सिम्टम सामने आते हैं तो नजर आता है। इस दरमियान 5 या 8 साल तक वो जो शख्स जिसमें HIV का वायरस मौजूद है वो मुस्तकिल उस बीमारी को फैलाता रहता है। जरूरत इस बात की कि लोगों में अवेयरनेस हो, वो खुद आए और आके अपना HIV का टेस्ट कराएं, जिससे मालूम हो कि उनको HIV है। तो अगर उनको HIV डॉक्टर साहब ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड HIV पॉजिटिव मरीजों की तादाद क्या है? इस वक्त सिंध में रजिस्टर्ड HIV पॉजिटिव मरीजों की तादाद 15,000 है। 15,000 है।
जो रिपोर्ट हमारे पास है उसमें 56,000 का जिक्र है। ये 56,000 एड्स के पेशेंट हैं। ये हमारे एस्टिमेटेड पेशेंट हैं। ये हम अच्छा, किसी भी सूबे के अंदर कहां पर भी ये डॉक्टर साहब मुझे सवाल करने दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 56,000 अगर सिंध के अंदर 56,000 पेशेंट हैं और गांव गोठों के अंदर ज्यादा इनकी तादाद है, देही इलाकों के अंदर ज्यादा तादाद है, तो आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो आएं और आके अपना टेस्ट करवाएं और उन्हें पता चले और उसकी जो मुमकिना तौर पर जिस तरह से ये वायरस फैलता है उनको शऊर कैसे होगा? हमारे कल्चर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? ये तो आपकी ऐसी आप बात कर रहे हैं जिसके अंदर मुमकिन ही नहीं है कि एक आम देहाती वहाँ से निकले और आए और टेस्ट करवाए और उसे मालूम हो हाँ मुझे HIV है नहीं है। तरह नहीं है। ये जो 56,000 हैं ये एक एस्टिमेटेड अंदाजा है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे थोड़े ज्यादा या थोड़े कम भी हो सकते हैं। इसमें यह है कि हमारे सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ से मुस्तकिल अखबारों में, टीवी पे, मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन मुस्तकिल चलाई जा रही है। 2013 से सिंध एड्स कमीशन का कयाम हुआ, उसके तहत सिंध असेंबली ने एक एक्ट पास किया और ये भी मैं बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध सूबे ने एड्स प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 पास किया। सर, एक्ट से पास करने से क्या होता है? असल मामला तो ये है कि ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल डॉक्टर साहब विल कम बैक टू यू। इस वक्त हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। शेख साहब, जो सिंध में इस वक्त एड्स और HIV पॉजिटिव बढ़ रहा है मुसलसल, आपकी नजर में क्या वजूहात हैं? पहले वजूहात पे तो मैं आता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके जरिए कि ये जो अंदाज चल रहा है, खुदा ना खास्ता ये जो HIV पॉजिटिव केसेस हैं जिस अंदाज से बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा बम फट सकता है 2019-2020 में, जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। मेरी बात हुई थी डॉक्टर चाचड़ साहब से भी, उन्होंने कहा कि जी ये जो क्वेक्स जो सिरिंजेस यूज करते हैं उसकी वजह से हो रहा है, और इसके पहले हमने मिनिस्टर साहिबा से सुना था, उन्होंने कहा था ट्रांसपोर्टर्स की वजह से हो रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कोई सिरिंजेस यूज करते हैं, मैं आजकल डिस्पेंसरीज में घूम रहा हूं पूरे सिंध में, इनकी अपनी डिस्पेंसरीज में भी डिस्पेंसर्स बैठे हैं और वो भी सिरिंजेस को 4-4 दफा यूज करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आपने एक बात कही कि कोई बम फट सकता है, बहुत आसानी से बताएं, इतना मुश्किल ना बताएं। 56,000 के करीब एड्स के पेशेंट बताया है जो सैयद नज़ीर हैदर साहब है, उन्होंने कहा 56,000 के करीब सिंध में है, ज़्यादातर देहात के अंदर हैं। आप कह रहे हैं, मिनिस्टर कुछ और कहती हैं, ट्रांसपोर्टर्स की वजह से है, इंजेक्शंस की वजह से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप शायद चंद उन सियासतदानों में जो गांव गोठों में जा रहे हैं, लोगों के बारे में मालूम कर रहे हैं, हम इतने सारे पैसे लगाते हैं, बजट लगाते हैं, ये चीजें हैंडल क्यों नहीं हो रही, रुक क्यों नहीं रही, वजह क्या है? फैसल अजीज खान साहब, मैं सिर्फ 2 यूनियन काउंसिल की बात करता हूँ। गुज़िश्ता रोज में वहाँ था, यूसी पारचानी, तालका टंडो जाम और यूसी हटवी, उसके अंदर 146 पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं और अभी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। अभी अल्लाह माफ करे, स्क्रीनिंग तो कराएंगे, 56,000 नहीं, ये 1,56,000 होंगे। मैं चैलेंज से कर सकता हूँ, ये लोग स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं। कागजों में होता है, इश्तहार देके जान नहीं छूटती है, बुरा हाल है, पेशेंट मर रहा है। 146। चले, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि इसके ऊपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सिंध हुकूमत उस तरह काम नहीं कर रही है। वफाक के अंदर तो इमरान खान है, इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रोग्राम कियानी साहब के जरिए ही करवा दें यहाँ के सिंध के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए, साउथ पंजाब के लोगों के लिए, इंक्लूडिंग KP के लोगों के लिए। देहात के अंदर ये मर्ज बहुत ज्यादा फैल रहा है, कम से कम पाकिस्तानी को ये तो मालूम हो जाए कि एड्स के पाकिस्तान में पेशेंट कितने हैं। जिस तरह से पोलियो के बारे में मालूम है कितने पेशेंट बाकी रह गए, एड्स के नहीं मालूम, तो क्या आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि एक प्रोग्राम लॉन्च करें और बताएं कि पूरे पाकिस्तान में कितने एड्स के पेशेंट हैं? देखिए, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी पार्टी का पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं फील्ड में रहा हूँ, कल से आज मुस्तकिल जा रहा हूँ। इंशाल्लाह जो काम सिंध गवर्नमेंट नहीं करेगी और ये नहीं करेगी, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। मैं मीटिंग करूंगा, आमिर कियानी साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे और इंशाल्लाह जो ये काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, उन्होंने वादा किया है कि अब वो से बात करेंगे और नेशनल हेल्थ सिस्टम में इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से। साहब, योर क्लोजिंग कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए इस तरह के अमराज के लिए, और फंड्स की अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कहाँ किसने कैसे पैसे खर्च किए हैं। सिंध के अंदर बहुत पैसा खर्च हुआ है इस मर्ज को काबू पाने के लिए, वो पैसा कहाँ है? आज कोशिश थी, मिनिस्टर साहिबा आज स्क्रीन पर आती हैं और बताती हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो सकी। दोबारा मौका देंगे, लेकिन
वफाकी हुकूमत इससे मुतालिक एक प्रोग्राम लॉन्च करे, जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बताए कि पाकिस्तान में एड्स से मुतालिक क्या सूरत हाल है और उन लोगों को बचाए जो इस मर्ज के अंदर मुब्तला है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। उम्मीद करता हूं प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।